हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, माय नेम इज़ गीतांजलि। हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो में कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ी थी जो कि हमारी रह भी गई थी। तो हम इस वाली सेकंड वीडियो में हम उनको पूरा करेंगे, पर उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम मतलब एक तरीके से रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर बाद में याद रहे। तो सबसे पहले हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, क्रॉप उगाने का जो प्रोसेस था, उसमें फर्स्ट मेथड था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग। सेकंड, थर्ड था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ इज इरिगेशन। फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड सिक्स्थ इज हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ इज स्टोरेज। ठीक है। तो अब हम इसके बीच में पढ़ेंगे कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो हमारी मतलब खेती करने में जो मेन टूल्स हैं। इम्प्लीमेंट्स मतलब जो टूल्स हैं, जो मेन टूल्स हैं जो खेती करने में यूज़ होते हैं, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और फिर जो कुछ बची हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। और फिर जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह बचती है वो मैं आपको या तो मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पर, वहाँ से देख लेना, या फिर मैं उसकी भी अलग से वीडियो वगैरह बना के डाल दूँगी। ठीक है, पर आप एक बार ज़रूर देख लेना, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं लगातार वीडियो बनाकर डालती रहूँ पूरे चैप्टर की। थैंक यू। तो चलो हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, मेन टूल्स जो कि खेती में यूज़ होते हैं, क्रॉप उगाते टाइम यूज़ होते हैं फील्ड में। Better sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivator. Plug. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil. जो प्लग है, जो हमारा फर्स्ट मेन टूल है, वो है प्लग। और ये हम ये जो प्लग है वो हम एशियन टाइम से मतलब बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ये जो प्लग है ये मदद करता है सॉइल में फर्टिलाइज़र को मिलाने के लिए और वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को थोड़ा लूज़ करने के लिए। तीन तरीके से ये इसका यूज़ होता है। दिस इज़ मेड टू ऑफ वुड एंड, और इसका अब स्ट्रक्चर बताया गया है कि ये मतलब कैसा किस चीज़ का बना हुआ होता है। ठीक है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल, हॉर्स एंड कैमल। कुछ लोग इसको जब यूज़ करते हैं तो एनिमल्स का यूज़ करते हैं, कोई कोई बुल्स का यूज़ करते हैं, कोई हॉर्स का, कोई कैमल्स का। ठीक है, अपने खेत में। It contains a strong triangular iron strip called plug shear. The main part of the plug is a long log of a wood which is called a plug shaft. This is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull neck. One pair of a bull and a man can easily operate the plug. Figure 1.1a. The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug and nowadays. अब पहले तो जो ये प्लग था वो लकड़ी का बनाया हुआ होता था, पर जो लोग प्लग यूज़ करते हैं खेती करने में वो लोहे के बने हुए होते हैं। ठीक है। और प्लग का फिगर 1.1 में आपको साफ साफ फिगर दी गई है। जो दो बुल्स हैं ये प्लग को चला रहे हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। तो फर्स्ट हमने मेन टूल पढ़ा था जिसका नाम है प्लग। और प्लग किसके लिए यूज़ होता है आया है? फर्टिलाइज़र को मिलाने के लिए, वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए। और इसको तीन तरह के एनिमल्स मतलब जिसके घर में जो है वो इसे यूज़ करते हैं। कोई कोई बुल्स यूज़ करता है, कोई हॉर्स, कोई कैमल्स। ठीक है। और फिर इसका ये वुड का बना हुआ होता था पहले जो बनाते थे, और अब ये आयरन का आता है। अब सेकंड मेन टूल है हमारा होए। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये भी हमारा
आयरन का बना हुआ होता है, और ये भी हमारा दो तरीके से यूज़ होता है। इसका भी, ये जो होए है इसका भी दो तरीके से यूज़ होता है। पहला है रिमूविंग वीड्स, मतलब अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए, और दूसरा है सॉइल को लूज करने के लिए। ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ अ वुड और आयरन, आ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट ऑफ अ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट एंड्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय द एनिमल्स, और ये भी एनिमल्स के द्वारा मतलब चलाया जाता है खेत में। तो इसका 1.1 बी में आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। और थर्ड हमारा मेन टूल है कल्टीवेटर। ओके, नाउ अ डेज प्लकिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आपको 1.1 सी में कल्टीवेटर दिखाया गया है। ट्रैक्टर के पीछे ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये आयरन का बना हुआ होता है। और प्लकिंग की जगह अब मतलब बैल और प्लग की जगह हम ये कल्टीवेटर यूज़ करते हैं ट्रैक्टर में लगाकर खेतों में। ये जो कल्टीवेटर है ये हमारा टाइम भी बचाता है, और लेबर को मतलब लेबर का भी इसमें कोई यूज़ नहीं होता। Nowadays, plucking is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. ठीक है। अब एक्टिविटी यहाँ पे एक बार देखते हैं। एक्टिविटी पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ अ व्हीट एंड सीड स्टिर वेल, वेट फॉर अ सम टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता दी हो, पर लेकिन एक बार फिर भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि फिर इस वीडियो में भी आपको मैं दोबारा इस एक्टिविटी को समझा रही हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान देना। दे आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन अ वाटर। एक एक्टिविटी है, हमें एक बीकर लेना है, उसको हाफ फिल करना है वाटर से, और उसमें एक मतलब मुट्ठी भर के गेहूँ डालने हैं, और उसको अच्छे से घुमा देना है। ठीक है, वेट को वाटर में अच्छे से घुमा देना है, और फिर थोड़े टाइम का वेट करना है। तो अब हमसे पूछा है कि क्या वो जो सीड्स हैं वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं। वुड दूस बी लाइटर और हैवियर दैन दूस विच सिंक? Why would they be lighter? Damaged seed become hollow and thus lighter. Therefore they float on water. तो वो हमसे पूछा है कि जो वो सीड्स हमने डाले हैं वाटर में, क्या वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के सरफेस पर? अगर वो फ्लोट कर रहे हैं तो उनमें से लाइटर और हैवियर कौन है, मतलब ये पूछा है हमें। और लाइटर वो क्यों हैं, ये पूछा है। तो जो डैमेज सीड होता है वो अंदर से खोखला होता है, इसलिए वो हल्का होता है, तो इसलिए वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. फिगर 1.2 ए और बी, ये हमें ट्रेडिशनल टूल दिया है, तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। ये मतलब ये जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं हमारे, जो मतलब पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, जो पहले टाइम के किसान थे वो जो यूज़ करते आते हैं, ये मतलब एक तरीके से अच्छा मेथड है हेल्दी सीड को अलग करने का, और एक डैमेज सीड को अलग करने का। The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. The seeds are filled with into the funnel, placed or down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends prise into the soil and place seed there. ये जो ट्रेडिशनल टूल है जो फार्मर है वो यूज़ करते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि उसमें 2 और 3 पाइप्स होते हैं, और उसके शार्प एंड्स होते हैं पाइप के, और वो इक्वली फील्ड में सीड्स को डालते हैं। फिगर 1.2 ए ट्रेडिशनल मेथड बताया गया है, मतलब पुराना तरीका बताया गया है सीड डालने का। तो एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमारी रह गई थी, वो है 1.4 सोइंग।
Sowing is an important part of a crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of a food, good variety are selected. Farmer prefer to use seed which give high yields. तो सॉइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का. सॉइंग करने से पहले एक गुड मतलब सॉइंग का मतलब है खेत में एक मतलब बीज डालने से पहले उस बीज की क्वालिटी देखना, हेल्दी उस बीज को देखना कि वो हेल्दी है या नहीं, ये देखना मतलब ज़रूरी होता है. ठीक है. Selection of seed. One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seed float on water. तो यहाँ पे एक लड़की है, वो पूछती है मतलब वो सोचती है कि मतलब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि उसने एक दिन अपनी मदर को देखा एक बर्तन में कुछ ग्राम के सीड्स डालते हुए, भिगोते हुए. तो उसने देखा, फिर वो कुछ देर बाद गई किचन में और उसने देखा कि कुछ जो ग्राम के सीड थे वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. तो ऐसा क्यों हुआ, वो ये सोचती है. तो इसका आंसर ये है कि जो सीड वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो लाइटर हैं, वो अंदर से होलो हैं, वो डैमेज सीड है, इसलिए वो फ्लोट कर रहे हैं. और जो हैवियर है, जो हेल्दी सीड हैं ग्राम के, वो नीचे बैठे हुए हैं सरफेस पर. तो ऐसे उनकी मतलब जो डैमेज, जो लाइटर है और जो हैवियर है, या फिर जो डैमेज है और जो हेल्दी सीड है, उनका फ़र्क ऐसे होता है, डिफरेंस बिटवीन. ओके, समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना. सीड ड्रिल. नाउ अडेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2p इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर. ये एक क्लियर इमेज दी गई है सीड ड्रिल की. ये चीज़ हम ट्रैक्टर में लगाकर खेतों में मतलब यूज़ करते हैं. दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस. और ये इसलिए यूज़ करता है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर सीड को लगाता चला जाता है. दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. ये मतलब एंश्योर करता है, ये इसलिए मतलब सोइंग प्रोसेस हो गया, हमने सीड डाल दिया, फिर हमने इस सीड ड्रिल को, इस टूल को यूज़ किया खेत में ताकि वो इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए. मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कोई फार्मर है, उसने अपनी मतलब प्रिपरेशन कर ली सॉइल की, और फिर उसने सेकंड प्रोसेस किया सोइंग. मतलब वो सीड लेके आया दुकान से, अच्छा गुड वैरायटी का और हाई यील्ड सीड लेके आया, उसने खेत में डाल दिया. और फिर उसने सीड ड्रिल जो टूल है वो यूज़ किया ताकि जो सीड उसने फील्ड में डाले हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएं, और मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएं, और जो मतलब एक तरीके से वो सॉइल्स के अंदर चले जाएं. इस सीड ड्रिल का काम ये होता है. और प्रोटेक्ट करते हैं वो बर्ड से. मतलब एक तरीके से जो सीड है वो बर्ड से एक तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है जब वो सॉइल में कवर हो जाता है. सोइंग बाय यूजिंग आ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर. और जो सीड ड्रिल इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा टाइम और लेबर दोनों बचाता है. 1.5 Adding manure and fertilizer. The substance which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. वो substance जो हम फील्ड में, जो हम सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन की फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स. इसका कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए हम फील्ड में मतलब न्यूट्रिशन ऐड करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म. द प्लांट वर वीक. वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर्स.
तो एक लड़का है वो अपने मतलब पड़ोस के खेत में देखता है कि कुछ जो प्लांट है वो तो बहुत वीक है, कमज़ोर हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो एक लड़की बोलती है, सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच अ पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी, वाई दे grow into a seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. तो पहले हम एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है 1.5, फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एग्रीकल्चर मतलब जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, वो है क्या। वो एक ऐसा सब्सटेंस है कि जो हम सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिशन की फॉर्म में, ताकि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे ग्रो कर पाएँ। Soil supplies mineral nutrition to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of a plant. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. This field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrient. सॉइल में हमने मिनरल न्यूट्रिशन ऐड करा। ठीक है। क्रॉप मतलब जो पेड़ हैं उनकी उसमें हमने उस सॉइल जहाँ पे मतलब वो फील्ड है, फील्ड की सॉइल में हमने मिनरल न्यूट्रिशन ऐड किया। उस न्यूट्रिशेंट, क्योंकि जो न्यूट्रिशेंट है वो प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। लेकिन कुछ एरियाज़ में फार्मर मतलब उसी सेम फील्ड पर क्रॉप उगाने के बाद में यूज़ करते हैं। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिशन। कंटिन्यूअस cultivation of crop make the soil poor in nutrition. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrition. This process is called manuring. Manuring process वो होता है जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर ऐड करते हैं, मतलब सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ताकि उसमें जो सीड उन्होंने डाला है वो उसकी एक हेल्दी ग्रोथ हो सके। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर अच्छे से मैन्योरिंग प्रोसेस नहीं किया जाता प्लांट उगाने के बाद में, मतलब सॉइल को अच्छे से रिप्लेनिश नहीं किया जाता, उसमें मैन्योर अच्छे से नहीं मिला जाता, तो जो प्लांट्स हैं वो वीक होते हैं। मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्लांट और एनिमल वेस्ट। फार्मर डंप प्लांट and animal waste in the pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned in class 6। जैसा कि तुमने क्लास 6 में पढ़ा था, जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो फार्मर्स होते हैं वो जो एनिमल वेस्ट है या फिर जो प्लांट वेस्ट है उसको ओपन फील्ड में रख देते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें जाएं और उसको मतलब एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दें, उसे डिकम्पोज कर दें उसका। ठीक है। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड germinate them. Select 3 equal sized seedling, take 3 empty glasses or similar vessels, में mark them ABC। 3 एम्प्टी ग्लास लेने हैं या फिर 3 एक जैसे बर्तन लेने हैं, उन पे लेबल करना है ABC। और या तो चने की दाल मतलब ग्राम सीड ले लो या फिर मूंग के वो ले लो। ठीक है। एक एक गिलास लो, फर्स्ट वाला गिलास लो, उसमें थोड़ी सी सॉइल डालो और गाय का गोबर डाल दो। ठीक है। और दूसरे वाले में उसी सॉइल को लो और उसमें यूरिया डाल दो। ठीक है। और थर्ड ग्लास लो, उसमें सॉइल लो लेकिन उसमें कुछ ऐड मत करो।
एंड प्लांट द सीडलिंग इन दैम, और उसमें थोड़े से बीज डाल दो. कीप दैम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, और उन तीनों ग्लास में मतलब उनको एक सेफ जगह पर रखो और उनको रोज़ पानी दो. और 7-10 दिन बाद देखो कि क्या उसमें मतलब वो जो सीड्स हैं वो ग्रो कर रही हैं. इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमें दो सीड है, उनमें से कोई एक लेना है. मूंग का ले लो या फिर चना ले लो, ठीक है. उन्हें हमें उगाना है. हम मतलब देखो मेरी बात सुनो. हमें ये एक्टिविटी दी गई है करने के लिए कि हमने दो में से एक सीड लिया. कौन सा? ग्राम या फिर मूंग, ठीक है, उसका सीड लिया. और हमने 3 बर्तन लिए एक जैसे, उन पे लेबल कर लिया ए, बी और सी. ए में हमने थोड़ी सी सॉइल ली और उसमें गाय का गोबर मिला दिया, ठीक है. दूसरे वाला हमने लिया, उसमें उसमें थोड़ी सी सॉइल ली और उसमें यूरिया मिला दिया. जो थर्ड था उसमें सिर्फ सॉइल थी. और अब फिर उसमें तीनों में हमने थोड़े थोड़े ग्राम के जो सीड थे या फिर मूंग के जो सीड थे तीनों में डाल दिए और उनको एक सेफ जगह पर रख दिया. और उनको 7-10 दिन तक डेली वाटरिंग करा, मतलब रोज उनमें पानी दिया, ठीक है. तो हमें देखना है 7-10 दिन के बाद में कि कौन से में से प्लांट ग्रो करता है. बस ये इतनी सी एक्टिविटी थी. तो ये जो ABC है इसमें हमें रिजल्ट दिखाया गया है A और B और C में से. मतलब A और B में तो प्लांट जो है वो सही ग्रो किया, बस C में से सिर्फ सॉइल थी तो उसमें मतलब कम किया है. एक में हमने मतलब काव डंक डाला था, मतलब गाय का गोबर डाला था. एक में फर्टिलाइज़र डाला था और तीसरे में हमने कुछ नहीं डाला था. तो हमें उसका 1.3B में रिजल्ट दिखाया गया है. Did plant in all the glasses grow at the same pace? Which glass is showed better growth of plant? In which glass was the growth fastest? हमें यहाँ पे कौन से ग्लास में हमसे पूछा गया है कौन से ग्लास में जो ग्रोथ है प्लांट की वो अच्छी दिखाई दे रही है. बी में ज़्यादा प्लांट्स उग रहे हैं. बी में क्योंकि हमने उसमें यूरिया मिलाया था, मतलब फर्टिलाइज़र मिलाया था. सॉइल में फर्टिलाइज़र मिलाने से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो गई है और जल्दी प्लांट ग्रो गए हैं. तो अब हम पढ़ते हैं कि फर्टिलाइज़र होता क्या है. फर्टिलाइज़र आर द केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन. फर्टिलाइज़र एक तरह के केमिकल होते हैं जो कि न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं. न्यूट्रिशन तो उसमें प्रेजेंट होता है. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. अब हमसे पूछा है कि मैन्योर में और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है. फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर. जो फर्टिलाइज़र देखो, जो मैन्योर है, मैन्योर तो मतलब वो एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनाया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा. मतलब वो नेचुरल चीज़ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो तो. और जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्री से प्रोड्यूस होता है, वो मैन मेड है, ठीक है. सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट. ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. और अब हमें बताया गया है कि फर्टिलाइज़र के यूज़ क्या होते हैं. The use of fertilizer has helped farmer to get better yields of crop such as wheat, paddy and maize. जो फर्टिलाइज़र है वो 3 क्रॉप को, मतलब 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 क्रॉप में यूज़ किया जाता है, wheat, paddy और maize. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे फर्टिलाइज़र को सॉइल में तो मतलब वो उसकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी सॉइल की. फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. जो फर्टिलाइज़र है उससे एक मतलब उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है, पानी गंदा होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद
organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. The use of manure improve soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrient. जो मैन्योर का यूज़ देखो, फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करना फर्टिलाइज़र का वो सॉइल को भी डैमेज करता है और उसे लेस फर्टाइल बनाता है और वो वाटर पोल्यूशन भी करता है ज़्यादा यूज़ करना फर्टिलाइज़र का। लेकिन वो एक तरीके से मतलब सही भी है। पर लेकिन जो मैन्योर है वो नेचुरल चीज़ है और वो मदद करता है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए और वो सॉइल की वाटर कैपेसिटी बढ़ाता है। ठीक है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। ये तीसरा मेथड है क्रॉप को रिप्लेनिश करने का, मतलब सॉइल को रिप्लेनिश करने का, मतलब सॉइल को न्यूट्रिशन देने का कि ताकि क्रॉप जो है वो अच्छी ग्रो हो, हेल्दी ग्रो हो। तो थर्ड प्रोसेस क्या है? क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. क्रॉप रोटेशन जो है वो इंडिया के नॉर्थ साइड में फार्मर्स यूज़ करते थे। क्रॉप रोटेशन जो प्रोसेस है कि एक सीज़न में तो उन्होंने एक क्रॉप उगाई और दूसरे सीज़न में गेहूँ उगाया। दिस इट्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। ये मदद करता है सॉइल में नाइट्रोजन को मतलब उसका जो लेवल है वो सही करता है क्रॉप रोटेशन जो प्रोसेस है। फार्मर आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। तुमने मतलब पहली क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। These are present in the nodules of roots of leguminous plant. Leguminous plant की ये जो roots होती हैं उनमें present होता है। They fix atmospheric nitrogen। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में नाइट्रोजन को मतलब एक तरीके से मतलब उसका जो लेवल है वो सही करता है। एडवांटेज दे रखे हैं मैन्योर के, हमने जैसे कि पढ़ा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है वो, और सॉइल में मतलब उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसे इजी करता है, और मैन्योर जो है वो इको फ्रेंडली है और सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इरिगेशन प्रोसेस। सिक्स्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इसलिए ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो सॉइल में प्रेजेंट मैन्योर और फर्टिलाइज़र हैं उसे भी एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसमें 90% वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ अ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो वाटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सीड्स उगेंगे, जो प्लांट्स उगेंगे सीड में से, वो ड्राई मतलब जब सूखा पड़ जाएगा खेत में, हमने मान लिया कि सारा प्रोसेस कर दिया, ठीक है, सीड वगैरह डाल दिए, प्रिपरेशन कर दी, अच्छी क्वालिटी की सीड डाले, पर लेकिन हम उसमें जब पानी ही नहीं डालेंगे टाइम टू टाइम, वो जो खेत है वो सूखा पड़ जाएगा, और सूखे में प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो इसके लिए इरिगेशन करना फील्ड का टाइम टू टाइम ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है, इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो
प्रोटेक्ट द, जो वाटर है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से, मतलब जो गर्म हवाएं चलती हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट है, क्रॉप का छोड़ो, मतलब बड़ी फील्ड, मतलब एक फील्ड की क्रॉप्स का छोड़ो, एक नॉर्मल अगर हम प्लांट उगाते हैं, मतलब हम घर में अपने प्लांट्स लगाते हैं, हमने वो देखा होगा, अगर हम उसे टाइम टू टाइम पानी डालते हैं और उसे सनलाइट में रखते हैं, मतलब उसे, तो उसमें उस ग्रीन प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैस है और जो फोटोसिंथेसिस है वो टाइम टू टाइम होता रहता है, ठीक है। पर अगर हम उसे सनलाइट नहीं देंगे, ठीक है, उसे सनलाइट में नहीं रखेंगे और उसमें हम वाटर भी देंगे, तो वो उसकी जो लीव्स हैं वो सूखने लग जाएंगी और उसमें ना तो फोटोसिंथेसिस होगा ना एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, ठीक है। तो और जो गर्म हवाएं चलती हैं वाटर ना देने की वजह से, वो वाला, मतलब वो जो वाटर है वो उस प्लांट को उस चीज़ से बचा भी नहीं पाएगा। तो वाटर देना प्लांट्स में इसलिए ज़रूरी है, चाहे वो प्लांट हो या फिर पूरा एक फील्ड हो, ठीक है, क्रॉप फील्ड हो। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली। तो इसमें हमें बताया गया है कि सॉइल को मॉइस्चराइज करने के लिए, जैसे कि हमारी स्किन है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमारी स्किन है, हम उस पर कोई लोशन यूज़ नहीं करेंगे, कोई क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, तो वो ऐसे लगेगी जैसे कि वो ड्राई हो चुकी है। तो ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में वाटर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो उसकी सॉइल है उसमें मॉइस्चराइज हो सके वो, और उसमें मतलब सूखा ना पड़े, उसमें कोई अ, मतलब जो उसका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इज रेगुलर इन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब प्लांट्स को टाइम टू टाइम वाटर देना, वाटर डालना प्लांट्स में, तो उसे हम बोलते हैं इरिगेशन प्रोसेस। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन। जो इरिगेशन प्रोसेस है, जैसे कि किसी क्रॉप में ज़्यादा पानी लगता है, किसी में कम लगता है, या फिर कोई ऐसी उगती हैं कि वो मतलब बारिश के टाइम पे ही उगती हैं, ताकि मतलब जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की तो वो बारिश के टाइम पर ही उगाई जाती है, ताकि उसमें टाइम टू टाइम जैसे बारिश होगी तो उसकी जो सॉइल्स है वो एब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, व्हाई इज़ इट सो? गर्मियों के टाइम में फील्ड में पानी देना, मतलब वाटरिंग करना क्यों ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? इसलिए इसलिए होता है, मतलब हमसे पूछा गया है कि क्योंकि उस टाइम पे इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो मतलब तेज़ हो जाता है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन प्रोसेस करने के तरीके क्या हैं, कैसे हम एक फील्ड में पानी को पहुंचा सकते हैं? तो पुराने टाइम में ये कुछ तरीके थे जो लोग यूज़ करते थे इरिगेशन करने के लिए, मतलब वाटर देने के लिए फील्ड में। पॉन्ड्स, वेल, ट्यूबवेल, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ओके, आपको समझ तो आ रहा है ना? प्लीज़ बता देना कमेंट करके, ओके। ट्रेडिशनल मेथड, ये पुराने तरीके हैं इरिगेशन करने के। जो लोग होते थे, मतलब इतना कोई साधन नहीं था, जैसे कि किसी के ट्यूबवेल लग रही है, ऐसा नहीं था। जो फील्ड के पास में जो कुएं वगैरह होते थे वो उसी से ही सिंचाई करते थे खेतों की। जैसे कि तीन तरीके हैं यहाँ पे, पहले पुले सिस्टम, चैन पंप, सॉरी चार हैं, डेकली और लेवर सिस्टम। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity, solar energy is used to run these pumps। और इन पंप्स को चलाने के लिए, मतलब इन पंप्स में से वाटर को लगातार निकालने के लिए बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता था। ये कुछ मॉडर्न मेथड है, मतलब जो आज के टाइम पे फील्ड में इरिगेशन प्रोसेस करने के लिए, मतलब फील्ड में पानी डालने के लिए जो आज के टाइम में टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो हैं स्प्रिंकल सिस्टम। उसमें मैं सिर्फ तुम्हें इसमें यूज़ बता रही हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूँगी।
दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है ये उन एरियाज़ में यूज़ होता है, उन जगहों पर यूज़ किया जाता है मतलब कि वहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता, मतलब और वो जो लैंड है वो भी मतलब एक समझ लो कि जैसे कि लैंड है और लैंड से जो वाटर है मतलब जो पॉन्ड है या फिर लेक है या फिर वो रिवर है वो बहुत दूर है, तो इसलिए ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है। जिन मतलब एक तरीके से ये है कि जिन लैंड से वाटर जो है वो दूर है या फिर अवेलेबल नहीं है उन एरियाज़ में ये स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है। ड्रिप सिस्टम से एक भी जो वाटर की ड्रॉप है वो वेस्ट नहीं होती है और ये डायरेक्ट जो प्लांट्स की रूट्स हैं ये डायरेक्ट मतलब उनमें पानी जाता है। अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स वो होते हैं जैसे कि एक वीट का फील्ड है और उसके पास में कोई अनवांटेड प्लांट उग गया है, लेकिन वो है ही ग्रीन, पर लेकिन वो जो वीट प्लांट है वो उसका मतलब उसकी जगह, उसका सरफेस, उसकी सनलाइट, उसका जो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस या फिर एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब उसकी वो सारी चीज़ खुद ले लेगा। जो अनवांटेड प्लांट्स, एक मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कहने का, सॉरी आप समझिएगा, कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स की नीड नहीं होती लेकिन वो खुद नेचुरली ग्रो कर देते हैं, तो उनको हम अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं। और उनको हटाने के लिए हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए? वो होती है एक दवाई आती है वीडिसाइड्स, ठीक है। तो वीड्स तो हमें पता चल के क्या क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, और उन वीड्स को जब रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वीडिंग। और उन वीडिंग मतलब उन वीड्स को हटाने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो दवाई यूज़ की जाती है, उन्हें बोलते हैं हम वीडिसाइड्स। देखो यहाँ पे लिखा है, या फिर एक मतलब टूल्स यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल या फिर खुरपी। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वीड्स को हटाने के लिए, लेकिन ये जो वीडिसाइड होता है वो जो साइड में जो मतलब जैसे एक खेत है उसमें कोई सी भी क्रॉप उग रही है लेकिन उसमें अनवांटेड प्लांट्स भी हैं, ठीक है, तो वो अगर हम उस वीडिसाइड को यूज़ करेंगे, वो ऐसा केमिकल है कि वो जो जिस चीज़ का वो खेत है उसे वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो जो अनवांटेड प्लांट वहाँ पे जो खड़ा है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे वो ख़त्म कर देगा, हटा देगा वहाँ से, ठीक है। अब आता है हमारा 8th एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर। जब प्लांट्स जब बड़े हो जाते हैं, जब फील्ड मैच्योर हो जाता है तो उसे उसकी कटिंग का टाइम आता है, तो उसे हम मतलब एक फील्ड की जो क्रॉप्स हैं उनको काटने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट आर क्लोज टू द ग्राउंड। और ये मतलब तरीका बताया गया है कि यह क्या चीज़ यूज़ कर हम क्रॉप्स की कटिंग करते हैं। हार्वेस्टर वगैरह यूज़ करते हैं, अगर मतलब कम क्रॉप्स हैं तो सिकल यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा क्रॉप्स है तो मशीन यूज़ की जाती है। अब नाइन्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारी स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि हमने मतलब क्रॉप उगाई, वो तैयार हो गई, उसको काटा और उसे स्टोर कर लिया, ठीक है, एक सेफ जगह पर रख दिया। पर लेकिन हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसमें कीड़े मकोड़े मतलब वो मतलब ख़राब ना हो जाए, या फिर मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई मतलब चूहे वगैरह उसे ख़राब ना कर दें, उस चीज़ से भी हमें उसे बचाना पड़ता है स्टोरेज के टाइम पर भी।
Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insect, rat, and microorganism. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grain seed are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. जो स्टोरेज करने से पहले जो क्रॉप्स कट के आई हुई होती है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद में जो क्रॉप्स होती हैं, मतलब जैसे फील्ड, मतलब जो क्रॉप्स हैं वो काट दी हमने, हार्वेस्टिंग प्रोसेस कर दिया, तो फिर वो ना सन में मतलब वो सुखाई जाती हैं धूप में, ताकि जो उनका मॉइस्चर है वो निकल जाए, और फिर उनको बचाया जाता है बैक्टीरिया से या फिर कीड़े मकोड़ों से या चूहों से, कि उसमें कोई बीमारी ना लग जाए, ताकि वो मतलब जैसे वो दुकान पे जाएगी, जो भी होगा उनका, मतलब वो उनको नुकसान ना कर दे किसी को भी। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, मतलब ये जो इसलिए सुखाई जाती है वो क्योंकि उसके बैक्टीरिया के या फिर फंजाई लगने से उसका जो मॉइस्चर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो कोई उसमें बीमारी नहीं होगी। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स। जो फार्मर हैं वो हार्वेस्टिंग के बाद में क्रॉप्स को जूट बैग्स में या फिर मेटालिक बीन्स में स्टोर करते हैं। However, large-scale storage of corn is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Figure 1.10. ये इस ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए ग्रेनीज और गनी बैग्स में स्टोर किया गया है। ये स्टोरेज रूम दिखाया गया है फिगर 1.10 में। Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms. तो जैसे कि लार्ज अमाउंट पर हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, क्रॉप्स की कटिंग होती है, तो हाँ उसको स्टोर करने के लिए एक जो फार्मर्स हैं वो गनी बैग्स का और ग्रेनरीज का यूज़ करते हैं, मतलब वो उनको उसमें रखते हैं और उनको पेस्ट से, माइक्रो से बचाते हैं उन्हें, मतलब उसमें दवाई लगा के रखते हैं। उन जूट बैग्स में से, ग्रेनरीज में से, मतलब गनी बैग्स में मतलब दवाई लगा के तब वो उनको स्टोर करते हैं हार्वेस्ट हुई क्रॉप को। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ये टेबल है, टेबल में मतलब एक प्रोडक्ट लिखना है और वो किस चीज़ से मिलता है हमें वो लिखना है हमें। अब आता है लास्ट, एनिमल हस्बेंड्री। जब जैसे कि लार्ज अमाउंट पे किसी के पास में एनिमल्स हैं और उनका खाने पीने का ध्यान, उनको मतलब उनका हर चीज़ का ध्यान रखना, लार्ज अमाउंट पे एनिमल्स हैं किसी के पास में और उनका लार्ज जैसे मानो किसी के पास में बहुत जैसे गाय भैंस है, बहुत सारे हैं और उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, उनका जो ट्रीटमेंट होता है लार्ज अमाउंट पे, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पे दिया हुआ है कि सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड शेल्टर। खाने पीने का ध्यान, उनको शेल्टर और उनका केयर करना। विच वैन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल। जब ये काम लार्ज स्केल पर किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। तो हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दिया है। आपकी जो भी ये वीडियो रह गई थी ये हमने आज मिलकर कंप्लीट कर दी है। प्लीज़ आप एक बार इसको देख लेना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और जो इसकी एक्सरसाइज बचती है अब वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसकी एक फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना और लगातार वीडियोस देखने के लिए उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।